अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। वज़ीर-ए-आज़म ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं होती हमें उसी के साथ गुजारा करना होगा। कोरोना और मामूलात ज़िंदगी अब साथ हैं। एक तरफ तो हुकूमत लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खोल चुकी है, जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वायरस है कि रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फिर आखिरकार इसका हल है क्या? ये हम अपने एनालिस्ट से जानते हैं कि अगर लॉकडाउन भी नहीं तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि कोरोना को रोक सकती है। दूसरा ये कि वफाकी काबीना के गैर मुंतखब अफराद के हवाले से मुंतखब अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बार ये आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि खुद PTI के अंदर से उठी है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें जानता तक नहीं। ये अपना बैग उठाकर आते हैं और अपना बैग उठाकर चल दिए हैं। अब जिस मामले को उन्होंने पॉइंट आउट किया इस जमहूरी निज़ाम हुकूमत में कि इस रवायत की हौसला शिकनी के लिए नए और मौसर कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर वो ये बात कर रहे हैं तो कल कोई दूसरा मुंतखब रुकन इस बारे में बात कर सकता है। हमने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से शेख रशीद साहब बारहा कह रहे हैं कि ईद के बाद नैब झाड़ू फेर देगा। दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होंगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर के असासों से मुतालिक तहकीकात का आगाज हो चुका और वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात की बड़ी खबर आज सामने आई। अब क्या शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शंस को सच साबित किया जा रहा है? ये किस हद तक सच साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में? इस पर भी हम डिबेट करेंगे। और आखिर में बात इंतखाबी इस्लाहात की, इंतखाबी अमल को बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत की हिकमत अमली को PTI किस तरह से अमली जामा पहना सकेगी, ये एक क्वेश्चन है जिस पर हम डिबेट करेंगे। $1 बिलियन सवाल है, बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नासिब इक़्तिक़ाई साहब, NBC बहुत शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज़कियाकार आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अब से कुछ देर में अमीर अब्बास साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सहाफ़ी तज़कियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा रोमी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जिन्होंने आज वाज़ेह अल्फाज़ में कहा कि कोरोना और मामूलात ज़िंदगी साथ साथ हैं। हमें जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती इसके साथ मुकाबला करना सीखना होगा। कोविड-19 टेली हेल्थ पोर्टल इजरा का ये मौका था जब उन्होंने ये गुफ्तगू की। किस अंदाज में की, क्या अल्फाज थे उनके, ज़रा उनकी ज़बानी सुनिए। कोरोना वायरस वजह से बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इफ़ेक्टेड हैं और सारी कौम मिल के फैसला करे कि हमने इस मुश्किल वक्त का सामना करना है। लेकिन क्योंकि ये वायरस इस साल तक हमें इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा और इंशाल्लाह उसके बाद वैक्सीन निकलाएगी। तो जनाब, वैक्सीन की तैयारी तक हमें वायरस के साथ गुजारा करना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार फिर से हमें बावर करवा चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन के बगैर क्या कोरोना पर काबू पाना मुमकिन है? सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है जिस पर हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। नासिब इक़्तिक़ाई साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि कोरोना और मामूलात ज़िंदगी साथ साथ हैं। वैक्सीन तैयार नहीं होती है, हमें इसके साथ ही गुजारा करना है। फिर क्या है हल हमारे पास? लॉकडाउन के बगैर कोरोना पर काबू पाना आपको लगता है कि मुमकिन है? हाँ, मक्ते में आप पढ़िए सुगन गुस्तराना बात, खूबसूरत भी मिसरा है ये, बहुत सी बातें इसके अंदर। असल में प्राइम मिनिस्टर ने जुमला जो है वो मेरा ख्याल इटली के प्राइम मिनिस्टर से उधार लिया है। अच्छा। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने 2 महीने पहले कहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी हमारी मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा था हम आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करेंगे चीज़ों को, मिल खोलेंगे, हम फैक्ट्री खोलेंगे, लेकिन ज़िंदगी हमारी मामूल पर उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वैक्सीन हमें नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कोई आज की बात नहीं, ये सदियों पुरानी बातें हैं। ये दवाओं का मसला था, मतलब अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी हमारे बहुत बड़े वकील हैं, तबीब थे, इब्न हैशम थे, इब्न सीना थे, सबका यही था कि इलाज दरियाफ्त करो, बीमारी है और कुरान शरीफ में है और हदीस में है कि हर मर्ज़ की दवा मौजूद है। तो उसके बुनियाद पर तलाश करते थे, रिसर्च करते थे और फिर किताबें भी लिखते थे उसके ऊपर। तो इलाज तो होना चाहिए। और फ्लू की वैक्सीन आई, फ्लू पहले कितने लोगों मार गया, बास बैठे में बताएंगे आपको। हिस्पैनिक फ्लू कितने लोग मार गया, ताउन कितने फ्लू मार गया, हैज़ा कितने लोग मार गया। तो ये सब लोग मरते गए, दवाएं बनती गई और फिर ये कंट्रोल होता चला गया। तो ये कंट्रोल होगा। अभी 18 महीने कह गए थे, उसमें 2 महीने गुजर गए हैं। लेकिन चीन, रूस और अमेरिका तीनों बाकायदा मुकाबला कर रहे हैं कि पहले वैक्सीन कौन निकालता है, किस तरह निकालता है। पाकिस्तान में
अब पाकिस्तान में एक मियाबी जो है वो प्लाज्मा थेरेपी की है जो हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया है कि कई मरीज़ विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट उससे सेहतियाब हो गए हैं, और ये और मुल्कों में भी हो रही है। लेकिन ये इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, ये फैलेगी, ये इसलिए फैलेगी, हाँ, इसको तोड़ नहीं है, ये तोड़ ये कि आपको ठीक कर देगी और दोबारा आपको हो सकता है। ये इसको रोकने का जो तरीका था, और इस फ़िलहाल रोकथाम का, इसका जब तक वैक्सीन नहीं आती है, वो यही था कि हम घरों से नहीं निकलते, हम लॉकडाउन करते, हम पाबंदी लगाते, हम बाज़ारों में नहीं जाते, हम कहते हैं ना होल दर होल हम दौड़े चले गए दीवानों की तरह बाज़ारों में, और फिर आता है मिसरा लगाने साहब, ढेर लग जाएंगे मक्तल में गरेबानों के। तो ये तो अभी जब सूरत हाल है कि लोग खुल चुके हैं, लोग आज़ाद हो चुके हैं, और कोई अभी मैं डॉक्टर आशमी आशिक तो सुन रहा था, बड़ी परेशान थी, बहुत बेबस थी, सिर्फ कह रही थी अवाम ज़िम्मेदार हैं, अवाम ज़िम्मेदार हैं। अवाम ज़िम्मेदार नहीं होते, जानो माल की ज़िम्मेदारी स्टेट पे होती है। अमर जिया साहब, नासिर चुगताई साहब ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए। आवाम बाहर निकलने से रुक सकते थे, ये लॉकडाउन इस तरह से हो सकता था, हम एहतियात कर सकते थे, पर अब सब कुछ खुल चुका। प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन, कोरोना, ये चीज़ें साथ साथ हैं जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती। हम हैं, आप समझते हैं कि लॉकडाउन के बगैर कोई रास्ता इस पर काबू पाने का? जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि शुरू से अगर आप देखें कि जब से ये वबा फैलना शुरू हुई फरवरी मार्च, उसके वाइल से जो है पाकिस्तानी माहिरीन, सिर्फ ये नहीं कि यूरोप के और मगरब के लोग इस तरह की बात कर रहे थे, हमारे माहिरीन भी, डॉक्टर्स भी जो कह रहे थे कि जनाब के वैक्सीन निकल आने में कम से कम 12 से 18 माह चाहिए, और जाहिर है कि 12 से 18 माह तवील लॉकडाउन नहीं हो सकता। और जाहिर वो बात जो है मुख्तलिफ जो सरबराहान मुमलिकत हैं, इटली के हों, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हों, बोरिस जॉनसन हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से जो माहिरीन से बात करते हैं, जो फीडबैक मिलता है वो ये बयान देते हैं कि हमें साथ रहना पड़ेगा, जिसमें कोई मेरे ख्याल में दो राय किसी को भी नहीं है। शुबे की बात कीजिए, कोरोना और अब हमारी ज़िंदगी को हमें मैनेज करना है अपने आप को, क्योंकि इलाज कोई नहीं है, और इसको मैनेज किस तरह करना, उसका तरीका एहतियात है। उसका तरीका ये है कि जी ज़रा सा जो है भीड़ भाड़ से दूर रहा जाए, तो ये तो सबको पता है। लेकिन अगर हमारी जो बहस होती है कि जी लॉकडाउन या मतलब है स्मार्ट लॉकडाउन या खुली छूट, तो अभी तो हम खुली छूट की तरफ चले गए थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया। और अगर एग्जीक्यूटिव को ये डिसीजन करना था तो वो, जिस तरह हम पहले भी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जी मरहलावार करते, स्टैगर करके करते, तो उसमें चीजें मैनेज हो जाती। और एक बात और भी कि पाकिस्तान हमें समझना चाहिए कि बड़ा गुंजान आबाद मुल्क है, और हमारे यहाँ रिट ऑफ लॉ, रिट ऑफ स्टेट जो है बहुत कमजोर है, रियासत की अमलदारी बहुत कमजोर है। तो हम कुछ हमारे क्योंकि कवानीन हैं लेकिन लोग अमल नहीं करते, और रियासत में इस बात को हौसला नहीं है, वो निगोशिएट करती है, बात करती है, तो ये हमारी इनहेरेंट कमजोरी है जो इमरान खान के ज़माने से नहीं, शुरू से 1947 से रही है कि हम एनफोर्स नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों को। तो आइडियली यही होना चाहिए था कि जी लोग जो हैं कानून की पाबंदी करें और मतलब है शऊर का फैसला दें, इस बात की बात करें कि जी हम तालीम याफ्ता कौम है, लेकिन हम ऐसा नहीं, हमारे तालीम याफ्ता लोग भी जो हैं वायलेट करते हैं, कानून शिकनी करते हैं। तो इस सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिर्फ तना हुकूमत नहीं कर सकती, और हुकूमत के पास इतना जाबराना एपरेटस नहीं है कि वो हर आदमी के पीछे पुलिस वाला लगा दे, हर दुकान के सामने। जैसे शहरी अगर बात करें 2 करोड़ से ज्यादा इसकी आबादी है, और इसमें बेशुमार दुकानें, बेशुमार मार्केट्स, और पुलिस की तादाद वही 25-26 हज़ार, वो नहीं कर सकते। यानी कि जो रेशो है हमारे यहाँ सिटीजन टू पुलिस वो भी बहुत कम है। तो यही सूरत हाल जो हमारे दीगर जो गुंजान आबाद शहर है उनकी है। तो ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है जिसमें अगर आप कोई भी वजीर आजम बैठा हो तो अपने आप को इसी तरह बेदस्तों पा महसूस करेगा, और इसी तरह से उस पर तनकीद हो रही होगी जो हम लोग मतलब है बहुत सारे साथी हमारे करते हैं। तो मगर इसका तरीका जो है वे आउट सिर्फ यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये है कि जनाब हम खुद अपना एहतियात करें। बहुत सारे इदारे ये कर सकते हैं कि जिन लोगों की जरूरत नहीं है ऑफिस आने की, उनको घर से काम करने की बात करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही इसकी फिलहाल एक मौसम स्ट्रेटेजी है जिसे बचा जा सकता है, बस हमें उसमें भी देखना होगा कि हम उस लॉकडाउन की कंडीशन को किस तरह से लोगों पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की कैटेगरी में। बेहतरीन हिकमत अमली बना ले, लेकिन उसको नाफिज करना जो है हमारे यहाँ हमेशा से बड़ा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। हमारे पास कवानीन होते हैं, अमल दरामद नहीं होता। हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी होती है, और बाज़ औक़ात जो उससे बड़ा मसला ये होता है कि जी रियासत निगोशिएट, ब्लैकमेल हो जाती है रियासत।
कभी मौलवी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, कभी स्कूल वाला खड़ा हो जाता है, कभी दुकानदार मार्केट्स वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी ताकतें जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग ताकतें, और उसमें मेरे ख्याल में अगर कोई मजबूत हुकूमत हो, बहुत मतलब है मुस्तहकम रियासत हो, तो इसको एनफोर्स कर सकती है, लेकिन हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है। हम गुजरेंगे आजमाइश से। हम वो जो शेर पढ़े थे नासिर साहब कि पता नहीं क्या क्या होगा, वो सब कुछ गालिबन खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, इम्कान है इस चीज का। अमीर, दुकानें खुल गई, सैलून्स खुल गए, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, सब कुछ खुल गया है फिर, और प्राइम मिनिस्टर भी वही कह रहे हैं कि अबे हमें मामलात ज़िंदगी साथ साथ इसके साथ लेकर चलनी है। लॉकडाउन ही एक हल है, इसके बगैर कुछ नहीं। देखिए सर, आप पाकिस्तान के वो दानिश्वर, पाकिस्तान के वो सुकरात, पाकिस्तान के वो बुकरात जो मुसलसल कह रहे हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों से कि लॉकडाउन क्यों ख़त्म कर दिया और लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। मेरा उनसे एक बड़ा दस बस्ता सवाल है कि दुनिया के 7.5 अरब इंसानों में से कोई एक शख्स किसी ज़ईफ़ रिवायत की बुनियाद पर ही खड़ा होकर यह दावा कर दे कि अगले 2 माह में ये वायरस भी मर जाएगा और अगले 2 माह में इसकी वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। कोई शख्स ये दावा कर दे मशरिक से लेकर मगरिब तक, तो मैं खुद इमरान खान साहब के पांव पकड़ूंगा जाके और कहूंगा कि खान साहब 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद वैसे ही बला टल जाएगी, आप 2 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दें। जब दुनिया के WHO से लेके और मोतबर तरीन साइंसदानों तक सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह वायरस मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल खत्म नहीं होगा, वायरस जिंदा रहेगा और इसकी वैक्सीन 1 साल से लेकर 2 साल में जाके तैयार होगी। तो अब जब यह तय हो गया कि वैक्सीन आएगी तो वायरस खत्म होगा या हम इससे बच सकते हैं, और वैक्सीन आएगी 1 से 2 साल के अंदर, तो क्या फिर आप यह कहना चाहते हैं कि फिर लॉकडाउन को भी मजीद 1 से 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए? लॉकडाउन का मतलब है मुल्क में बेरोजगारी, लॉकडाउन का मतलब है फाके, लॉकडाउन का मतलब है भूख, नंग और अफलास, लॉकडाउन का मतलब है मुल्क के तमाम कारोबारी इदारे, तमाम एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको दिवालिया कर देना। और लॉकडाउन को जारी रखने का मतलब है कि मुल्क की मईशत में छेद नहीं, बड़े बड़े सुराख कर देना। देखिए, दुनिया की वो मईशतें ज़रिया, फ्रांस हमसे ज्यादा मुतासर हुआ, हमसे आबादी के लिहाज से 3 गुना छोटा मुल्क है और हमसे मईशत के लिहाज से कई गुना 100 साल हमसे आगे है। फ्रांस कह रहा है कि भाई मैं अब अपनी कौम को 3 माह तक तो मैंने बिठा के इनको पराठे बना बना के खिला दिए, अब 4थे महीने में इनको खिला नहीं सकता। इटली जो हम दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, वो भी कह रहा है कि भाई लॉकडाउन खत्म करो। अमेरिका के अंदर ट्रंप की सारे रियासतों के गवर्नर से ये जंग चल रही है, वो कह रहा है कि भाई मेरा मुल्क खोलो। तो पाकिस्तान के अंदर आप अगर हुकूमत पर ये दबाव डालें, जबकि उसने 2 माह तक लॉकडाउन को रखा, भले जिस मुल्क की मिसाल प्राइम मिनिस्टर बार बार देते हैं, आप उसको जिक्र करना भूल गए। चीन ने भी तो बगैर वैक्सीन के ही इस मर्ज पर लॉकडाउन खोल दिया। देखिए, आप स्वीडन को देख लें, उन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं, ना होने के बराबर लॉकडाउन। दुनिया के 195 मुल्कों में से इस वक्त कोई एक मुल्क या किसी एक मुल्क का सरबराह भी ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा कि जो ये कह रहा हो कि लॉकडाउन को फॉर द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा दिया जाए और सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए। दुनिया के हर मुल्क में लॉकडाउन या खत्म हो चुका है या नरम हो चुका है या खत्म होने के करीब है। हमारी मईशत तो वैसे ही इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। हमारे यहां जितना हुकूमत के पास क्वेश्चन था कि वो लोगों को बेरोजगारी अलाउंस देते कि ना, 12,000 रुपए हुकूमत ने दिया, बाजारन ये एक शर्मनाक किस्म की फिगर है। 12,000 से तो डांट भी गीली नहीं होती है किसी गरीब की। तो आप अंदाजा करें कि जो हुकूमत 12,000 रुपए दे रही है बेरोजगारी अलाउंस, उस हुकूमत को आप कहें कि जी वो मजीद 6 महीने, 8 महीने या साल के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दे। अच्छा, जब हमने लॉकडाउन खत्म करना ही था, अगले 1 माह के बाद भी करना था और 2 माह के बाद भी करना था, तो क्यों ना उसको आज ही खत्म कर दिया जाता, ताकि जो लोग सफर किया जिन्होंने इन 3 महीनों के अंदर मुआशी तौर पे, कम से कम वो रिवाइव कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 हफ्तों में लोग मुआशी तौर पर कम से कम रिवाइव करना शुरू कर देंगे। हमें मोहतात रवैया करें फिर यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि अगर फौरी तौर पर भी खत्म किया जा रहा है तो मतलब दिस इज ओके। जिस तरह से आमिर साहब और एनबीसी बात कर रहे थे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम चलते तो जरा बेहतर रहता। देखिए, स्लोली तो हो गया ना, पिछले 1 महीने से इसको लॉकडाउन को ईज आउट किया जा रहा है ना, अचानक ओवरनाइट तो नहीं इसको खत्म कर दिया गया। पहले इसको स्मार्ट लॉकडाउन बनाया गया, फिर स्मार्ट से और इसको ओवर स्मार्ट कर दिया गया और अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया ऑलमोस्ट। तो यही हो सकता था, इससे बेहतर और कोई तदबीर इंसानी तौर पे की नहीं जा सकती। रज़ा रूमी साहब, क्या हो रहा है बाहर अमेरिका में? वहां पर भी लॉकडाउन इसी तरह से चल रहा है, और फिर दूसरा ये भी कि कोई इलाज है लॉकडाउन के बगैर इस कोरोना पर काबू पाने का, कोई तरीका? देखिए, बात यह है कि ये एक ऐसा मसला है कि पूरी दुनिया ही इससे जो है इस वक्त निमट रही है
और मुकाबला कर रही है और मुख्तलिफ तरह के तरीक़ेकार जो है वो आजमाए जा रहे हैं। लेकिन सिवाय चंद एक मुल्कों के तमाम ममालिक ने दुनिया में लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है। जब लॉकडाउन की बात की जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मईशत को बंद कर दें या मुल्क को बंद कर दें, लोगों को कारोबार और रोजगार छीन लें, कतई नहीं। उसका मकसद ये होता है कि आप वबा की तेजी से फैलाव को रोकें और उसमें कुछ वक्त जो है वो बाय करें ताकि आप अपने अस्पतालों को बेहतर कर सकें, आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें, एजुकेशन दे सकें, मास्क पहनने पर जो है उनको तरगीब दे सकें और ऐसे हुकूमती वसाइल और हुकूमती मशीनरी को उस अंदाज में री इंजीनियर करें कि बाद में जब लॉकडाउन खुले तो लोग जो हैं वो हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। यहाँ पर मसला ये हुआ है कि ये पूरी बहस जो है ये 2 महीनों से इसी पर हो रही है कि लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन हो रहा है, अब नहीं हो रहा, और अब तो खैर खुल गया है, इसलिए ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन इसका और कोई तरीका नहीं होता क्योंकि अभी जैसे हो रहा है और कल और आज जो है नंबर ऑफ केसेस में और अमवात में फिर से उसी तरह से इजाफा हो रहा है और टेस्टिंग में भी उस तरह का खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। दुनिया के जो हमारे तरह के तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर आप देख लीजिए कि उन्होंने जो मेथड्स एम्प्लॉय किए हैं, चाहे वो हमारे खिते में साउथ एशिया में ही हो, अभी तक हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, और उसके अलावा आप और मुल्क देख लें, ताइवान देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, वहाँ पर मैस टेस्टिंग का इजरा किया गया और इस तरह की कई तरीक़ेकार जो हैं वो रियासत ने ढूंढे ताकि वो लोगों को ना सिर्फ ये कि सही अवेयरनेस दे सकें, इस वबा के फैलने का कुछ तखमीना लगा सकें, बल्कि लोगों की जिंदगियों की हिफाजत भी कर सकें। देखिए, कोई जब हम लॉकडाउन की बात करते रहे हैं और अभी अमीर भाई ने कहा कि सुकरात और बुकरात जो हैं, कोई सुकरात और कोई बुकरात, मेरे ख्याल से कोई ऐसे ही कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं कहेगा कि आप मुस्तकिल 1-2 साल के लिए बंद कर दें मुल्क को, वो तो मुल्क ही बैठ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कतन। बात यह कि एक सीरियस किस्म का लॉकडाउन जो है वो कुछ वक्त हासिल करने के लिए होता है जिसमें कि आप तैयारी कर सकें। अब खैरहाल बहरहाल वो वक्त तो निकल गया है लेकिन जी वो वक्त निकल गया है। अब यही है कि अब लोगों को हतुल वसा तौर पर पब्लिक एजुकेशन की जाए। देखिए ना, तुर्की जो है वहां पर ईद पर उन्होंने लॉकडाउन ऐलान कर दिया है। तुर्की क्या मतलब जो है उसको अपनी मईशत की फिक्र नहीं है। तुर्की तो हमसे ज्यादा तरक्की वो उसकी शरह तरक्की है, ज्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो सवाल ये कि वहां पर ये गवर्नमेंट का फर्ज है, आईन पाकिस्तान में दर्ज है कि इंसानी जानों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कोई भी उससे जो है किनारा कशी नहीं कर सकता। कोई भी वजीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हुकाम हो, उनको लोगों की जानों का मतलब आप ये कहें कि लॉकडाउन ही एक इसका वाहिद हल नजर आ रहा है। हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम देखना होगा कि ईद के बाद सिचुएशन क्या रहती है और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना अपनी पीक पर चला जाता है तो हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो किसी न किसी तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। अमीर का ये ओपिनियन है कि सिचुएशन ऐसी है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, और हमें ये देखना होगा कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो फिर मामूलात जिंदगी और कोरोना साथ साथ हैं। हमें लेकिन एहतियात से काम लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट की, जिसमें मौजूद गैर मुंतखब अफराद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने का सिलसिला मजीद बढ़ता चला जा रहा है। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि कुछ ऐसे अरकान हैं जिन्हें जानता तक नहीं, उनका कोई अता पता नहीं कहाँ से आए, उन्हें अपना बैकग्राउंड और असासे जाहिर करना चाहिए। ये उनकी जानिब से एक मुतालबा सामने आया है। ऐसे में उन्होंने ये जो गुफ्तगू की वो की हम न्यूज़ के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए किन अल्फाज का चुनाव था, क्या गुफ्तगू रही उनकी, सुनिए ज़रा। असूलन तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। वो अगर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर कर सकता है एसेट्स डिक्लेयर, कोर कमेटी का मेंबर डिक्लेयर कर सकता है, पार्टी का एमपी डिक्लेयर कर सकता है, एमएनए डिक्लेयर कर सकता है, कैबिनेट फेडरल मिनिस्टर कर सकता है, स्टेट मिनिस्टर कर सकता है, तो असूलन मुआवने खुसूसी को भी करने चाहिए।
इसका जिक्र हम भी अपने प्रोग्राम में पहले कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है वो होनी तो 17 पर थी, लेकिन अब 52 अफराद पर मुश्तमिल है। तो गुलाम सरवर खान साहब इसके बारे में बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो लिहाजा मौमन खुसूसी की तकर्रियाँ हमने देखी कि इस मामले पर मौजूदा कवानीन तब्दील होने चाहिए। आमिर जिया साहब, क्या राय है आपकी इस बारे में? हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था कि एक बड़ी लंबी फहरिस्त हो गई है मौमनीन खुसूसी और कैबिनेट के मेंबरान की। होने चाहिए कवानीन तब्दील यहाँ पर? ये जो बात कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब के जी, वो भी अपना एसेट्स जो है डिक्लेयर करें, तो उसमें तो कोई मुदायका नहीं है। ये तो हमारे यहाँ रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा किसी भी नौयत का, चाहे वजीर बने चाहे मुशीर बने, उसको अपनी चीज़ें बतानी चाहिए। इसमें कोई मतलब है, शफाफियत के लिए अवलीन शर्त है। तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी किया जा सकता है, उनको मशवरा दे के भी किया जा सकता है। तो कोई बहुत मतलब हम खेलने को चांद नहीं मांग रहे अगर ये मुतालबा करते हैं। दूसरी बात ये कि क्या किसी भी काबीना में मुशीर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो पहला तो मेरे ख्याल में इस बात पे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने एक मरतबा बात की थी कि कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में कि उसमें छोटी काबीना हो। लेकिन हमारी एक रिवायत पड़ी है, क्योंकि जिस तरह की हमारे यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है, उसमें आपको अपने इत्तेहादियों को भी नवाजना होता है, उसमें आपको अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भी नवाजना होता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो यरगमाल बना हुआ होता है। तो ये एक हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। क्या बड़ी नेक नियति से अगर ज़रियाब साहिबा को भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो गालिबन वो भी यही कर रही है। काबीना भी बहुत बड़ी होती और भुट्टो साहिबा की भी बहुत बड़ी होती, नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी थी। तो मेरा आपकी दुआ कबूल भी हो सकती है। सर मैं अगर मैं बात कर लूं तो उसमें ये एक इशू है हमारे यहाँ। तो उसके लिए हमें दो बातें करनी चाहिए कि या तो आप कोई आईनी तरमीम ऐसी कर दें कि जिसमें काबीना का एक आप एक कह दें कि जी 24 आदमी 30 आदमी जो भी हकीकत पसंदाना हो उससे बड़ी नहीं होगी। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक मसला है कि जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुतों के पास नहीं होती। उसके लिए आपको बाहर से सहारा लेना पड़ता है। और जो लोग स्पेशलाइज होते हैं वो बेचारे या तालीम याफ्ता बहुत ज्यादा होते हैं, वो इंतखाब में जीत नहीं सकते। उनको इंतखाबात की जो चक्करबाजियां होती हैं, बिरयानी खिलाना होता है, दौलत सर्व करना होता है, उनको आता नहीं है। ये भी हमारे सिस्टम का एक फ्लॉ है। तो हमें या तो अपनी जमहूरियत में इस तरह की कोई गुंजाइश पैदा करें। मैं आइडियलिज्म की बात कर रहा हूँ कि उसमें जनाब आप ठीक है जर्नलिस्ट नशिस्तों पे हर आदमी दौड़े, लेकिन फिर स्पेशलाइज्ड नशिस्तें हों कि जिसमें हम जो है पार्लियामेंट में बहुत ही अभी मेरे ख्याल में आटे में नमक के बराबर कुछ लोग आते हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ तबकों के लोगों को लेने के लिए कि मजदूरों की कोई सीट्स हों, किसानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जिस तरह औरतों की नुमाइंदगी मुशर्रफ साहब ने की थी कि 17% बहुत ही एक मातुलारा कदम था उनका कि औरतों की नुमाइंदगी उन्होंने इंश्योर की थी, बढ़ गई थी उनकी तादाद। तो में जो और दूसरे सेगमेंट्स हैं जिसमें प्रोफेशनल भी हैं, जिसमें हमारे मजदूर किसान भी हैं, लोअर तबके के लोग हैं, निचले मुतवस्सित तबके के, मुतवस्सित तबके के, उनकी भी जगह बने। कोई उस्ताद भी तो आ सके, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तो आके बैठ सके अपने किसी कोटे के ऊपर। क्या बात है कि सिर्फ वही लोग आ सकते हैं कि जो कोई बहुत बड़ा जागीरदार होगा, ट्राइबल चीफ होगा, जिसकी मौरूसी निशिस्त होगी, बाप दादा उसकी प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली से जीत रहे होंगे। तो हमें बदलना होगा, हमें सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। लेकिन मैं नहीं समझता इमरान खान के पास ना वो नंबर्स हैं ना वो पॉलिटिकल विल है। तो मैं ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसी तरह इंशाल्लाह अगले भी 2-3 बरस ऐसे ही बातें करते रहेंगे। जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि तब्दील होने चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट ले लें या उनको पार्लियामेंट में उस हवाले से मतलब वो बढ़तरी हासिल नहीं है, अक्सरियत हासिल नहीं है, तो वो एक कानून लेकर नहीं आ सकेंगे। अमीर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है? जिस तरह से गुलाम सरवर साहब ने बात की, मौजूदा कवानीन में कोई तब्दील में कुछ आनी चाहिए इन मौमन खुसूसियों की तकर्रुर के हवाले से? देखिए आपके सवाल में से मजीद कई सवाल निकलते हैं। अगर आपका सवाल मजीद स्पेसिफिक होता तो और दिलचस्प बहस इस पर हो सकती थी। इसमें से एक सवाल ये निकल सकता है कि कैबिनेट की तादाद कितनी होनी चाहिए। इस पर बड़ी ज़बरदस्त बहस हो सकती है। मैं तो समझता हूँ कि तादाद कम से कम होनी चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम जब हुई थी तो उसके अंदर मेरा ख्याल शायद आर्टिकल 92 है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन्होंने तरमीम की थी 2010 में जब 18वीं तरमीम। तो इन्होंने 446 आपके पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली के और सेनेट के मिला के। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि आपकी पार्लियामेंट के टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 11% आप कैबिनेट बना सकते हैं। यानी 446 कुल तादाद है, उसका 11% बनता है 49। आप 49 तक तो आपको आईन इजाजत दे रहा है, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और उस जमाने की सारी पार्टीज ने मिलकर ये तरमीम की थी।
तो मैं तो चाहता हूं कि इसको 25-30 से ज्यादा ना किया जाए, लेकिन चूंकि आइन ने गुंजाइश दे दी, लिहाजा हर दौर का वज़ीर आज़म अब इस गुंजाइश से फायदा उठाएगा। और उठाने की वजह बड़ी जबरदस्त बता दी है आमिर जाज साहब ने कि वो मजबूर है, चूंकि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें आपको इत्तेहादियों के बिसाखियों का इस्तेमाल करके हुकूमत बनानी है। इसमें से एक सवाल और ये निकलता है आपके सवाल में से कि जो स्पेशल असिस्टेंट हैं या जो मामले खुसूसी हैं, ये क्या डुअल नेशनल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? फिर इसमें से ये सवाल निकलता है कि क्या इनके असासे डिक्लेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जिसका गुलाम सफर साहब ने बात की। तो बिल्कुल 100 नहीं, मैं तो 1000% मुतालबा करूंगा। अगर अभी तक नहीं डिक्लेयर हुए तो इमरान खान साहब, ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपकी कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो चाहे स्पेशल असिस्टेंट है, एडवाइजर है, व्हाटएवर, किसी भी पोजीशन पे हैं, और उनके एसेट्स डिक्लेयर नहीं है बिफोर टेकिंग ओथ, एंड ओथ लेने के बाद जब वो जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कोई माल बनाया या नहीं बनाया? तो ये तो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, उनको सोचना चाहिए था। और चौथा सवाल इसमें से ये निकल सकता है कि जो तरीकाकार है अपॉइंटमेंट का, यानी स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है कि आपके आइन में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप नॉन इलेक्टेड आदमी को स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर नहीं बना सकते, चूंकि आज़ादी है और वो बन सकता है और वो बनाते रहे हर दौर में। और उसका भी ज़बरदस्त जवाब दे दिया आमिर जिया साहब ने कि आपके पास जो पार्लियामेंट है, अगर आप ये कंडीशन लगा दें कि आपने कैबिनेट सिर्फ पार्लियामेंट से सिलेक्ट करनी है, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऐसी पोजीशन पे लोग सामने नहीं आ सकेंगे जो उस खास फील्ड का टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त जो आपके वजीर सेहत हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपकी पार्लियामेंट में किसी के पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं है हेल्थ के पर्सपेक्टिव के लिहाज से। और बहुत बड़े जुगादरी सियासतदान होंगे, लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव में ये क्रेडेंशियल्स किसी के नहीं है। लिहाजा अगर आप ये पाबंदी लगा देते तो जफर मिर्जा जैसा शख्स सामने ना आ सकता। इसी तरह और बहुत सारे लोग जो है जो काबिल हो सकते हैं, अहल हो सकते हैं, वो आगे ना आ सकते। तो मजीद अगर इसके अंदर कोई लूप होल है, कोई खामी है, तो उसको रिविजिट करना चाहिए। और मैं तो इस अकीदे का इसके दोनों पहलू हैं। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज भी सामने आई हैं, मतलब अपने अपने शोबे से वाबस्ता, जैसे हमने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का जिक्र किया, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। जहां पर मुंतखब अरकान है वहीं पर इनके हवाले से भी। एनबीसी आपकी तरफ आने से पहले यहाँ पे मैं कुछ मौमनीन खुसूसी का जिक्र करूंगी जो कि बड़े बड़े अहम उस पर क्या कहते हैं बराजमान है। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, मोहम्मद शहजाद अरबाब साहब हैं, सैयद जुल्फ़िकार अब्बास साहब जिन्हें जुल्फ़ी बुखारी के नाम से हम लोग जानते हैं, उस्मान डार साहब हैं, नदीम अफजल चंद हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा और मोईद यूसुफ साहब। अब आपका जवाब बताइए, कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए? जुल्फ़ी बुखारी की जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत ताकतवर स्पेशल असिस्टेंट हैं। जो ये रिपोर्ट्स की जो निचकारी होनी थी उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने रुकवा दिया। हमने खबरों में पढ़ा है ये कि उन्होंने रुकवा दी। गुलाम सरवर ने बहुत अच्छी पेश की थी प्रेजेंटेशन, तो थे ताकतवर भी लोग भी हमारे पास मौजूद हैं, बहुत भरपूर। लेकिन असल बात यह है कि मैं बिल्कुल दोनों दोस्तों से मुत्तफिक हूँ। ये एक बुरी लत है मखलूत हुकूमत की। आपकी हुकूमत जहाँ भी मखलूत होगी वहाँ इस तरह की बुराइयाँ सामने आएंगी, और उन बुराइयों को वो शख्स भी नहीं रोक पाएगा जो माजी में कहता रहा हूँ कि मेरी काबीना 18 अफराद से मुश्तमिल होगी। बड़ी काबीना करप्ट रखते हैं, छोटी काबीना ईमानदार रखते हैं, वगैरह वगैरह, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मजबूरी ये है कि अगर चौधरी शुजात को गुस्सा आता है तो वो निकल जाते हैं, तो एक कदम आपका, एक पैर आपका लड़खड़ा जाता है। अगर एमक्यूएम को गुस्सा आता है, मैं खुल के बात करूँगा, तो आपका दूसरा कदम लड़खड़ा जाता है। अगर बलूचिस्तान वाले को गुस्सा आता है तो आपका हाथ कट जाता है। इसी तरह आपका सर भी कट सकता है, धड़ भी कट सकता है और मामला ख़त्म हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्यों इक़्तिदार ज़रूरी है, इक़्तिदार चाहिए आपको, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप फिर मवानी खुसूसी रखते हैं। फिर ज़ाहिर दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, अच्छे काबिल लोग हैं, उनको एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए फिर मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म, जिसको स्पैम भी कहते हैं गालिबन, वो उहदा बनाया गया, वो तश्कील दिया गया, जो बैग उठाते हैं चले जाते हैं। लेकिन उनमें भी काबिल लोग मौजूद हैं, उनमें भी। और मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि अगर पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश रखती जाए एक्सपर्ट्स के, मज़दूर लीडर की और माहिरीन की, डॉक्टरों की, कि इनका कोटा होगा, ये मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरे मिनिस्टर हो जाएंगे। बाकी जरा 48-49 का मसला कि कितने वज़ीर होने चाहिए, वो जितने हैं
उतने लिखा हुआ है इनके अंदर 18 वाला जो आइडियलिज्म था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि हुकूमत मखलूत हुकूमत है। अकेली हुकूमत होती तो शायद ही हो जाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कभी भी मखलूत हुकूमत कायम होगी, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर इसी तरह से अरगमाल बने रहेंगे। हाँ, साहब बिल्कुल। देखिए, ये जो बहस है ना, इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आइन और कानून और रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए, कोई ममानियत नहीं है कानूनी तौर पर अगर वजीर आज़म या काबीना जो है वो मावनीन अपने साथ रखते हैं या वज़ीर आज़म उनका तकर्रुर करते हैं, उनके पास सारे इख्तियारात हैं। इस पर तो कोई जो है वो बहस होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसमें इम्प्रूवमेंट की ये ज़रूरत है कि जहाँ पर आपको ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल जो काबीना में या नेशनल असम्बली में हो, जैसे अभी अमीर ने कहा कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। और उसके लिए एक या तो पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए या काबीना की कमेटी होनी चाहिए जो इस तरह के लोगों को देखे, इंटरव्यू करे। सिर्फ ये जो है पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये बात है कि ये तनकीद गलत है कि क्यों लगाए। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। दूसरा पहलू हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी NBC ने कहा कि PTI का हमेशा से माजी की हुकूमतों पे तनकीद होती थी कि बहुत बड़ी बड़ी काबीना है और बहुत ज़्यादा वजीर रखे हुए हैं और वो ख़जाने पे बोझ हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। और आज मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा की काबीना है इस वक्त PTI की अपनी गवर्नमेंट में। 51। तो अब ये जो तजाद है आपके वादों का, कॉलो फेल का, इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और याद दहानी करवानी चाहिए कि अगर माजी की गवर्नमेंट्स पे आप तनकीद करते थे तो फिर आपको ऐसा नहीं काम करना चाहिए, और अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, ये एक इशू बनता है। तीसरा इशू जो है वो सिस्टमिक इशू है, जो निज़ाम की भी बात की पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों ने कि आप जो है किस तरह से लोगों को रिक्रूट करें, कोई उनका कोटा होना चाहिए क्या। ऐसे लोग जो कि इलेक्शन में करोड़ों खर्च कर नहीं आ सकते, उनके लिए जगह होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दुनिया भर में इस तरह की जो है इख्तरात होती रहती हैं, लेकिन ये मामला जो है ये भी हमारी पार्लियामेंट को ही तय करना है। मसला ये कि अभी तो हम उस सूरत हाल में हैं कि जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट मेरे ख्याल से पिछले 10-15 सालों में सबसे गैर फाल पार्लियामेंट है। इससे ज़्यादा एक्टिव पार्लियामेंट तो जनरल मुशर्रफ के अंडर 2002 की जो असेंबली थी वो ज़्यादा एक्टिव थी, कवानीन बना रही थी, कानून साजी कर रही थी। अभी तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक वो तातुल आया हुआ है और कोई पार्लियामान की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ वहां पर तकारीर और इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पर होती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा, PTI को भी सोचना पड़ेगा, अगरचे कि इमरान खान साहब को नहीं पसंद पार्लियामेंट में जाना, लेकिन पार्लियामेंट को अगर इस तरह से रद्द किया जाएगा तो लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। वो कहेंगे भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है, हम एक खलीफा जो है उसको मुंतखब कर लेते हैं इलेक्शन से या सिलेक्शन से, और इस इदारे को ख़त्म कर दीजिए, इसकी क्या अफादियत है, क्या ज़रूरत है। तो ये एक अलग बहस है। बात यह है कि पार्लिमानी निज़ाम जो है जमहूरियत का, उसकी रूह ये है कि आप पार्लियामान से एक काबीना मुंतखब करें जो मेजॉरिटी पे मबनी हो और वो काबीना जवाब दे, एग्री कर रहे हैं आप कि इस तरह से मौजूद खुसूसी होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क कौम के हवाले से, तरक्की के हवाले से, जमहूरी अमर की तरक्की के हवाले से कुछ प्रोफेशनल्स की भी जरूरत होती है, और ऐसे में बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो सामने भी आए हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि चेक एंड बैलेंस इन सबका हो और एसेट्स का डिक्लेयर होना भी ऐसे में जरूरी है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक दो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ब्रेक पे अगर आप भी जा रही तो इजाजत दें। वेरी क्विकली देखिए 1973 का आइन आने से पहले पाकिस्तान में जब मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान टूटा नहीं था, तो पाकिस्तान में जो एवरेज कैबिनेट मेंबर्स की तादाद रहती थी वो 16 से 17 रहती थी। फिर 1973 के बाद ये तादाद बढ़ना शुरू हुई। यूसुफ रजा गिलानी के ज़माने में ये हाईएस्ट पे थी। 2008 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान की कैबिनेट में 66 मेंबर थे, 66 वजीर। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की काबीना में 55 वजीर थे। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव अगर हम एनालिसिस देख लें तो बरतानिया की कैबिनेट जो है वो 21 वजीरों पर मुश्तमिल है। इसी तरह से जो अमेरिका के सदर की कैबिनेट है वो शायद 15 वजीरों पर होती है, और भारत जिसकी पार्लियामेंट की तादाद है 802, हमारे पार्लियामेंट की तादाद है 446, उनके पास 9.6% की कैबिनेट है, रेशो जो पार्लियामेंट के साथ है। हमारे पास 11% से भी एक्सीड कर गई है। तो इसके ऊपर वाकई रीथिंक करने की जरूरत है। लेकिन मसला वही पार्लियामेंट्री सिस्टम का है,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आए, फिर देखें। हमें तो इन्फॉर्मेशन दी ही, लेकिन पीटीआई को भी इस हवाले से आपने एक पॉइंट दे दिया कि गिलानी साहब की कैबिनेट में 66 मेंबरान थे, और शेयर हो जाएंगे। हाँ, 55 हुए। इसी के साथ ही मुझे बड़े नाज़ ब्रेक से वापस आते तो डिस्कशन मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नेशनल कौमी इत्तेसाब ब्यूरो ने वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं और चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ने उनके खिलाफ मुबैना तौर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात की मंजूरी भी दे दी है। अब याद रहे कि नैब ने चंद रोज़ पहले ही वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के असासों से मुतालिक भी तहकीकात शुरू कर रखी हैं। अब ऐसे में शेख रशीद साहब ने इन गिरफ्तारियों के हवाले से कुछ कहा था, कुछ कयास आराइयाँ की थी, वो क्या थी, जरा सुनिए। और रोज़ नैब टार्जन बनने जा रही है और रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफ़ा नैब जो है ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनेगी। ईद के बाद नैब 2 तरफा झाड़ू फेरेगा और दोनों तरफ से जो हैं वो गिरफ्तारियां होंगी, खा वो अपोजिशन की हो या फिर वो हुकूमत की हो। ये शेख साहब ने कहा था, जो कि आपने उनकी ज़बानी सुन भी लिया और अब से मैंने जिक्र भी किया 2 वज़रा के हवाले से जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। तो क्या शेख रशीद साहब का दावा सच साबित हो रहा है? NBC शेख साहब जो दावे कर रहे थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं? नहीं, शेख साहब मेरे ख्याल है एक ज़माने में हमारे पीर पगारा साहब होते थे, इनसे पहले जो पीर पगारा थे वालिद साहब, वो वाक़तन बहुत ज़बरदस्त पेशगोइयाँ करते थे क्योंकि उनको बराह रास्त इत्तलात मिलती थी। और शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर जुनेजो का तकर्रुर भी पीर पगारा ने किया था, ज़ियाउल हक़ साहब ने नहीं किया था। तो वो वाकई एक ऐसा शख्स थे जिनके पास इत्तलात थी। उनकी जगह लेने के लिए शेख साहब ने बहुत बड़ी एफर्ट्स किए हैं। बीच में इनकी पेशन गोइयाँ बहुत गलत साबित हुई। अब झाड़ू लेकर आ गए, ये झाड़ू फेरने के लिए आ गए। तो अब वो जो 2 नाम आए हैं, गुलाम सरवर साहब और नूरुल हक साहब, जब मुझे समझ में नहीं आता कि हर दौर में वज़ीर मजहबी अमूर क्यों पकड़ा जाता है। बेचारा पीपल्स पार्टी के ज़माने में मुल्तान के पीर साहब थे, वो मजहबी अमूर के वज़ीर थे। वो ना सिर्फ गिरफ़्तार हुए, जेल में रहे, बाहर निकले तो बम फट गया, बेचारों की टांग कट गई। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि फिर वो बरी भी हो गए। फिर वो 4-5 साल की सज़ा के बाद बरी भी हो गए। अब गुलाम सरवर रहमान साहब पर बारी आई है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सवाल आप कहे बुनियादी, मुझे वो नज़र नहीं आता। बुनियादी तौर से जो बड़े केसेस हैं, मुझे नहीं पता क्या केस है नूरुल हक के ऊपर, न पता गुलाम सरवर के प्रॉपर्टी का मसला है, कोई ज़मीनों का मसला है। जी, वो कहता है मेरे पास सरकारी इमारत है जिसको उन्होंने किराए पर देकर रखा था अपने किसी एक अजीज़ को। हाँ ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग निकल आएंगे। लेकिन जो बड़े केसेस हैं उनके साथ क्या होना है, पहले नैब को वो तय करना होगा ना। अभी जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो पिछले स्कैंडल्स हैं, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा उन सब तमाम चीज़ों का, जो केस खुले ही नहीं, जो केस अभी तक दबे हुए हैं, जो केस बंद कर दिए गए, जो केस खोले ही नहीं गए, और बाज़ ऐसे भी केस हैं जो बस रिपोर्ट की बुनियाद पर, शिकायत की बुनियाद पर खोल दिए गए और बंदे गिरफ्तार हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा इंतज़ार करें इस पर। झाड़ू का फ़ैसला और टार्जन बनने का फ़ैसला जो है, मेरा ख्याल है मेरे नज़दीक क़ब्ल वक्त है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नैब अपने तई ये केसेस खोल रहा है, शेख साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, राइट? NBC शेख साहब को तो हो भी नहीं सकता। ठीक, आमिर सिया साहब वो तो वजीर हैं, नैब आज़ाद मतलब जिस तरह से उन्होंने दावे किए, उनके दावों की दुरुस्तगी नहीं है, मतलब उन्होंने कह दिया ये अब नैब की अपनी खुद के खुले हुए केसेस हैं। आमिर सिया साहब बात ही कि शेख रशीद साहब जो है ना, उनके इश्तिहारी तशबीहात बड़ी दिलचस्प होती हैं। जब मैं 5वीं 6ठी जमात में था तो हमने ये 4 किताबें पढ़ी थी, फ्रोस्टन्स ने छापी थी। टार्जन की वापसी, टार्जन और दरिंदे और टार्जन का बेटा। तो टार्जन की वापसी जो है मतलब बड़ी जोरदार किस्म का, हमें तो बड़ा उसके कहते हो शाख में से थे, हमें बहुत पसंद आज भी है। मैं याद करता हूँ, मैंने 5वीं 6ठी में पढ़ी थी वो किताब। तो उनकी जो तशबीह आते बड़ा मजा आता है और वो बड़ा लोगों के दिल पे लगती है, आम लोगों को कनेक्ट कर लेती है। जी टार्जन जंग अखबार में को वो छपा भी करता था एक जमाने में, बड़े कहते हैं ना कि कॉमिक, उसकी बरसा बरस हमने पढ़ी वो। तो एक तो ये बात हुई कि शेख रशीद साहब को आप ये नंबर दें इस बात के कि जो वो इश्तिहारे लाते हैं वो बड़े मजे के होते हैं, दिलचस्प होते हैं, वो पूरे हों ना हो उनकी पेशगोई, लेकिन उस वक्त लोगों को बड़ा मजा आता है सुनकर। एक बात।
अच्छा, दूसरी बात ये कि खुदा करे अगर वो हम कहें कि जी कि जो है वो टार्जन बने, नैब, रैम्बो बने, जो भी बने, किसी भी आप नाम से याद रखें, अगर वो अच्छा काम करे और वाकई वो दोनों तरफ के बदउनवान लोगों को पकड़ ले और उनके खिलाफ जो है ऐसे रेफरेंस लेकर जाए कि जो अदालतों से कहते हैं ना, उनको अदालतें उठाकर बाहर फेंक ना दे, तो बड़ी सी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अगर वो वाकई टार्जन बनते और उनके पास वो मसल आ जाते हैं और वो मतलब है मोरालिटी भी होती जो टार्जन की हुआ करती थी, मजलूमों का साथी, ठीक है ना, तो वो वाला काम बड़ी अच्छी होगी। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जो है शेख रशीद साहब का मफहूम इस सेंस में क्या था कि भाई वो बड़ा जायज़ तरीके से बनेंगे, नाजायज़ ये हम पेशगोई नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है कि नैब जो है फाल होती है, ताकतवर होती है और वो करप्ट लोगों को पकड़ती है और सही लोगों को पकड़ती है। हम मीडिया ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ख्वाहिश और ख्वाहिश करने में तो कोई बुरी बात नहीं होती। अच्छी ख्वाहिश हमेशा करनी चाहिए कि अल्लाह मियां, अल्लाह पाक कभी रमजान के जाते जाती घड़ी है कि उन लोगों से हमारा छुटकारा हासिल करे जो बदउनवान है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, नैब के जरिए पकड़े, FIA के जरिए पकड़े, किसी के जरिए पकड़ के उनको जो है एक आप मिसाल बना दें, चाहे वो हुकूमत से हो, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ से हो। जी चले, इस आमीन के बाद में आगे बढ़ती हूँ नजर उम्मी साहब। जी बिल्कुल, ये आपने जो आमिर भाई ने बात कही है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि अगर नैब जो है वो यकसा तौर पर और जिसे क्रॉस द बोर्ड एहतसाब कहा जाता है, अगर वो कर रहा होता तो फिर ये सवालात और ये उंगलियां उठती ही ना। मगर अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि बहुत ही एक गिने चुने अंदाज में और एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत नैब की कार्रवाइयाँ होती हैं और अक्सर में से कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं निकलता। ये जो पेशीन गोइयों का मामला है, अगर शेख रशीद साहब टार्जन का वो इशारा दे रहे हैं कि टार्जन की वापसी हो रही है ईद के बाद, तो भी सवाल ये है कि अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर इससे तो यही मैसेज मिलता है ना कि नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा नहीं है और वो बल्कि इंतज़ामिया या एग्जीक्यूटिव के अंडर और उनके इशारों पे काम करता है। यानी कि वजीर साहब को कैसे पता लगा कि नैब ये सब कुछ करने जा रहा है, या इससे पहले और भी कई वज़रा ने इस तरह के बयान दिए हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं एक जलसे में कि शाहिद खान अब्बासी कहता था मुझे जेल भेज दो, तो हमने भेज दिया। तो बात यह है कि ये इस वक्त आई थिंक कल भी हमारी इसी मौजू पर बहस हो रही थी कि नैब की जो क्रेडिबिलिटी है और वो इतनी तेजी से गिरी है पिछले चंद सालों में कि अब उसके जो कार्रवाइयां हैं लोग एकदम उसके ऊपर शक व शुबे का इजहार करते हैं और इसके लिए नैब को खुद सोचना पड़ेगा। नैब के चेयरमैन बड़े एक तजुर्बाकार जज हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मुख्तलिफ शोबों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, और उनके जो रुफ़क़ाए कार हैं उनको खुद सोचना पड़ेगा कि इस इदारे को उन्होंने किस तरह से आगे चलाना है और किस तरह से बढ़ाना है। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी कि उनको जो है एक गैर जानिबदारी और खुद मुख्तारी का जो तासुर कम से कम दे दें तो बहुत है। वो पता नहीं असली में कब तक हो पाएगा। इदारे बड़ी मुश्किलों से इंडिपेंडेंट होते हैं और कई साल लग जाते हैं, लेकिन कम से कम एक तासुर ही वो दे दें कि वो गैर जानिबदार हैं और वो अपनी आज़ादाना फैसले करते हैं, तो फिर ये रोज़ के ये शकूक व शुबहात नहीं उठेंगे। जहाँ तक गुलाम सरवर साहब के केस का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने बयानात अपने पहले सेगमेंट में दिखाए हैं, जो वो मावनीन और मुशीरों के खिलाफ बोले हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस और असासों पे उन्होंने सवाल उठाया, तो उसका भी कुछ ताल्लुक इसी केस से लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि जब आपका केस आता है तो फिर आपको सारी कवानीन, रूल्स, अखलाकियात याद आ जाती हैं। जब वो केस ख़त्म हो जाता है तो बस उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सही। अमीर, ऑपोजिशन को भी यही गिला है कि जो हुकूमत के खिलाफ बात करता है अगले दिन नैब का उसको नोटिस आ जाता है। नज़रुम्मी साहब ने भी यही बात की। बहरहाल शेख साहब जो दावे कर रहे हैं सच साबित हो रहे हैं। देखिए, नैब की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसके वजूद में आने के बाद एक दफ़ा बनी थी, और वो उस वक्त जब जनरल अमजद परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में नैब के चेयरमैन थे। वो एक अपराइट, डेड ऑनेस्ट शख्स थे, और आप उनका करैक्टर देखें आप कि जब उन्होंने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ नैब को रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा है और जिस मकसद के लिए नैब को बनाया था उस मकसद से दूर लेकर जा रहा है, उन्होंने ओहदे से वो अलहदा हो गया और उसके बाद से आज तक वो कभी मंजर आम पर नहीं आए। जनरल अमजद के जाने के बाद जितने चेयरमैन नैब आए उन सब ने कहीं ना कहीं आके अपने ज़मीर का सौदा किया। वो सब के सब, इनके आने से पहले तक वाले जो कमर जमान, सब के सब वो उस अपने अपने दौर की हुकूमतों के
पिट्ठू बने हुए थे और वो उनके ईमा पर काम कर रहे थे। जब जावेद इकबाल साहब ने अक्टूबर 2017 में चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला तो हमें एक साई ऑफ रिलीफ महसूस हुई कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ये और जैसे रज़ा रूमी साहब बता रहे थे, ये और बहुत मोतबर पोजीशंस पे काम करते रहे हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी है, एक इंटेग्रिटी होगी। ये आएंगे और ये एहतसाब को भी यकीनी बनाएंगे और इंतकाम को जो तासुर है उसको कभी भी उभरने नहीं देंगे। लेकिन अक्टूबर 2017 से लेके अब तक 2.5 साल इनके गुजर गए, जिसमें से 1.5 साल अब इनका बाकी है। 4 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट थी। 2.5 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रदीफ काफिये ही मिलाए हैं, जैसे कि नैब फेस को नहीं देखता, नैब केस को देखता है। बस ये रदीफ काफिये मिला, शायरी करते रहे ये 2.5 साल बैठ के। कन्विक्शन रेट 0। अच्छा, जो यूनानी कहावत है ना कि मछली अपने सर से गलना शुरू होती है, नीचे छोटे मोटे को पटवारी, कोई हवालदार, कोई सूबेदार, मेजर, कोई इस किस्म के लोगों को इन्होंने कुछ सजाएं दी भी होंगी। कुछ रिकवरी जो ये कहते हैं कि हमने 178 अरब रुपए रिकवर किए हैं, ये चेयरमैन नैब दावा करते हैं, वो इन्हीं लोगों से रिकवर किया है इन्होंने। जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आपको याद होगा जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जब चीफ जस्टिस थे, उनके जमाने में वो 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने एक फहरिस्त तैयार करवाई थी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग या मेगा करप्शन स्कैंडल्स की। वो कहां गए वो मेगा करप्शन स्कैंडल्स? कहां गए वो जो 2.5 साल के अंदर जो शरीफ फैमिली के खिलाफ, जरदारी फैमिली के खिलाफ और बाकी लोगों, कारोबारी लोगों और बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो केसेस थे, वो कहां गए? जहां तक गुलाम सरवर खान साहब बात कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था उसूली तौर पे कि इमरान खान जो बेंचमार्क खुद इमरान खान ने तय किया था या मुकर्रर किया था, होना ये चाहिए था कि इमरान खान की कैबिनेट में अगर किसी शख्स के दामन पे कोई करप्शन का या बददियानती का दाग लगता है, इससे पहले कि नैब उस शख्स की तरफ उंगली उठाए, इमरान खान को मॉरल लीड लेते हुए खुद सबसे पहले सामने आके उस शख्स को अलहदा करके और कहना था कि नैब को मैं खुद इसका गिरफ्तारी देता हूं। ना इमरान खान साहब ने कोई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किया और नैब तो माशाल्लाह वैसे ही बात नहीं पर आई है। नैब फेस नहीं केस देखता है, केस नहीं यहाँ पे फेसेस देखे जा रहे हैं। बाहर आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शेख साहब के दावे कहीं रज़ा रूमी साहब, मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है, मेरे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर है। हुकूमत ने नाज़िर इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल का मुसवदा तैयार कर लिया है और उसके तहत 2023 के इंतखाबात अब मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने के जो फैसला है वो सामने आया है। लेकिन क्या पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है। अमीर, आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, विद इन 1 लाइन वेरी क्विकली। देखिए, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हमें चाहिए। जो ये एक है, ये वन ऑफ दी जो कंसीव्ड रिफॉर्म्स हैं उनमें से एक है ये। इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब किसी के पास धांधली का शोर मचाने का बहाना नहीं होना चाहिए। आपके पास 5 साल थे, ऑपोजिशन के पास भी, हुकूमत के पास भी। ये हुकूमत ऑपोजिशन में जब थी तो ये कहती थी धांधली हुई है, आज की ऑपोजिशन जब माजी में हुकूमत में थी तो ये आज कह रही है कि धांधली हुई है। अब 2023 में से किसी ने कहा तो इनको फिर वो होना चाहिए जो 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। इनका कोई बहाना एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एनबीसी ये इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? वेरी क्विकली। देखिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। बाहर का जो एक्सपीरियंस है इंडिया का, उसका स्टडी करना पड़ेगी। उन्होंने किया है, कामयाब रहे हैं वो। पहला इंतखाब नाकाम रहा था उनका, दूसरा कामयाब रहा है। लेकिन उसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग, मशीनों की दरामद, इन्वेस्टमेंट, सब, और फिर पैकेज पूरा रिफॉर्म्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हमारे इंतखाबी इस्लाहात हैं उसका एक अगर जुज जो है वो ये है कि जी बायोमेट्रिक तरीके से वोट कास्टिंग हो जाए। लेकिन अगर हमें वाकई अपने इसके इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और हकीकतन नुमाइंदा बनाना है, अवाम दोस्त बनाना है, तो उसमें कैंडिडेट की स्क्रूटनी से, कहते हैं ना, उस अमल का आगाज होता है। उसकी शराइत कोई होनी चाहिए कि हर आदमी जो है, आपके पास एक छलनी होनी चाहिए कि वो लोग जो साफ सुथरे कैरेक्टर के हों, जिन्होंने टैक्स पेयर हों, जिनके ऊपर कोई करप्शन के कोई केसेस ना हो, क्रिमिनल ना हो, तालीम याफ्ता हो, कोई उनकी पब्लिक सर्विस का रिकॉर्ड हो। आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे। मतलब अगर दौड़ने वाले, आपने जुमला कि दौड़ने वाले वही घोड़े होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम उन्हीं को मतलब जाके वोट देंगे। ठीक है। रज़ा रूमी साहब, वेरी क्विकली विद इन 1 लाइन, यस और नो, ये इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह कि हमें मालूम है कि आरटीएस हो या बायोमेट्रिक हो, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात आ गई कि अदल बदल के साथ नहीं, कुछ नए चेहरे भी सामने लाना होंगे। इस प्रोग्राम से मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।